हेलो दोस्तों, विक्रमादित्य ने कैसे मिटाया विधाता का लिखा भाग 3। एक बार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए बहुत दूर निकल गए। उनके साथ राज्य के कुछ विशेष व्यक्ति थे। उनके सेनापति और कुछ मंत्री भी उनके साथ थे। शिकार करते करते वो लोग थक गए और शाम भी होने को नजदीक थी। इसलिए विक्रमादित्य ने सबको कहा कि किसी रहने की जगह की तलाश करें। हम कल अपने राज्य को लौटेंगे। सब किसी रिहायशी इलाके की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव को देखकर सबको खुशी और राहत मिली। चलो, अच्छा हुआ कि रात बिताने के लिए गांव मिल गया। सेनापति ने सबसे कहा। सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जब सब गांव में पहुंचे तो अंधेरा होने को था। इतने लोगों को अस्त्र शस्त्र के साथ गांव में आते देख गांव वाले भयभीत हो गए। पर जब उन्हें पता चला कि राजा विक्रमादित्य है तो चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण हो गया। पूरा गांव उनके स्वागत को दौड़ आया। विक्रमादित्य बढ़कर हर व्यक्ति से मिले। गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ राजा से मिलने आया और वो भी सबसे मिले। और विक्रमादित्य की इसी खूबी के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। आदर के साथ मुखिया विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। सबके रहने की व्यवस्था की और अपने घर भोजन बनवाया। जब सबने भोजन कर लिया तो राजा विक्रमादित्य बाहर आकर बैठ गए। वो बाहर बैठकर सबसे बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ब्राह्मण आगे आकर बोला कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। मेरी पत्नी की संतान होने वाली है। हाँ, क्यों नहीं ब्राह्मण देव, आप अवश्य जाइए। साथ में मैं भी चलता हूँ ताकि तुम्हारी तकलीफ कुछ कम कर सकूं। ब्राह्मण जानता था कि राजा एक बार जिद कर ले तो वह करके ही मानते हैं। ब्राह्मण ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बाकी लोगों को आराम करने को कहकर वो उस ब्राह्मण के साथ चले गए। जब तक वो ब्राह्मण के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी पत्नी की संतान हो चुकी है और वह भी पुत्र। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह आपके चरण कमल मेरे घर में पधारने से हुआ है। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। आज रात मैं तुम्हारे इस पुत्र के आसपास रहूंगा और यह देखूंगा कि विधि इसके भाग्य में क्या लिखती है। उन्होंने अपनी चारपाई मुख्य दरवाजे के पास डाल ली। ब्राह्मण ने भी अपनी चारपाई उन्हीं के पास बिछा ली। कुछ देर वो आपस में बात करते रहे, फिर ब्राह्मण सो गया। विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। वो तो विधि की प्रतीक्षा में थे। सुबह 6 बजे विधना आ पहुंची उस बच्चे का भाग्य लिखने। विक्रमादित्य ने उस समय उनसे कुछ भी नहीं कहा। जब वह जाने लगी तो विक्रमादित्य उन्हें रोक लिया। बोले, देवी, कृपया क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने मना करते हुए कहा कि यह संभव नहीं। किसी की नियति में मैंने क्या लिखा, यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ और पूछो तो शायद मैं बता सकती हूँ। नहीं देवी, बिना जाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा, विक्रमादित्य ने उनसे कहा। बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आखिर में विधना ने हथियार डालते हुए कहा, देखो विक्रमादित्य, मैं नियम के विरुद्ध जाते हुए तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकती हूँ। यदि तुम्हें पसंद है तो मैं बताऊं, वरना मुझे आपके विरोध के उपरांत भी जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य को भी उनकी परेशानी सही लगी तो बोले, आप क्या यह बता सकती हैं कि यह बच्चा कितने वर्ष जिएगा? विधना ने यह बताया कि इस बच्चे की मौत विवाह के समय होगी। इससे एक शेर मार देगा। धन्यवाद देवी कहते हुए विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह विक्रमादित्य वहां से रवाना होने लगे तो ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन तुम इस बच्चे का विवाह करो
मुझे निमंत्रण भेजना, मैं इसके विवाह में शामिल होऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, इसके विवाह का पहला न्योता मैं आपको ही भेजूंगा। विक्रमादित्य फिर वहां से अपने नगर को वापस लौट आए। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी पत्थर लेकर आया। राजा ने मंत्री को पत्थर पढ़ने को कहा। पत्थर पढ़कर बताया, आपको पंडित ने आमंत्रित किया है। पत्थर किसी ब्राह्मण का है। उसने अपने पुत्र के विवाह पर राजा विक्रमादित्य को याद किया है। वह 12 साल पुरानी घटना जिसमें उन्होंने स्वयं ही ब्राह्मण को खुद को निमंत्रण देने को कहा था। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उनके उस ब्राह्मण के घर जाने की तैयारी करें। अगले दिन प्रातः राजा उस गांव के लिए निकल पड़े। शाम तक राजा उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि वह ब्राह्मण के घर के चारों ओर अपने आदमी सादे भेष में लगा दे। कोई चिड़िया भी भीतर प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी यह पता न चले कि हम ऐसा कर रहे हैं। महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस प्रकार की समस्या आने वाली है? अभी तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपनी बात बता दूंगा। सेनापति कार्य में मस्तैद हो गया। बारात रवाना होने की बेला आई। तभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। राजा ने मन में ठान लिया था कि वह नियति को बदल कर ही मानेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठ गया। सेनापति और राजा दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आने लगी। राजा ने कहारों से पालकी नीचे रखने को कहा। जैसे ही पालकी रखी गई तो राजा स्वयं भागकर पालकी के पास गए। पर्दा उठाकर देखा तो पाया दूल्हा बेहोश था। भीतर कुछ भी नहीं था। राजा सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया। तुरंत वैद्य को ढूंढा गया। वह जल्दी मिल गए क्योंकि वो भी बारात में शामिल थे। उन्होंने दूल्हे की जांच की। वह चौंक उठे जब उन्हें दूल्हा मृत पाया। उन्होंने राजा से कहा कि दूल्हे की मृत्यु हो चुकी है। राजा हैरान हो गए। आखिर जब इसकी मौत शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया? उन्होंने दोबारा पालकी का निरीक्षण किया तो पाया पालकी में पर्दे के पीछे एक शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि यही शेर इसकी मृत्यु का कारण हुआ है। मतलब नियति की विजय हो गई। पर राजा अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम इसके शरीर को वेद की सहायता से सुरक्षित रखो। मैं शीघ्र इसके सही होने का उपाय ढूंढता हूँ। और कोई यह बात कहता तो लोग विरोध करते, पर यह बात स्वयं विक्रमादित्य ने कही थी तो वह झूठी होने की संभावना न के बराबर थी। वैद्य ने उसके मृत शरीर को औषधियों का लेप लगाकर रख दिया और राजा विक्रमादित्य उसके लिए औषधि की तलाश में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य वहां से निकलने के बाद दिन भर चलते रहे। दिन में कहीं भी भोजन का प्रबंध नहीं हो पाया। शाम तक घोड़ा भी निढाल होकर धीरे धीरे चलने लगा। राजा को लगा कि यदि इस जानवर के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो यह बीमार पड़ सकता है, इसलिए पहले इसके भोजन और पानी की व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने घोड़े को पास ही के एक सूखे वृक्ष से बांधकर खुद उस पेड़ पर चढ़ गए, यह देखने के लिए कि आसपास को नदी या गांव है या नहीं। पेड़ से उन्हें दूर एक गांव और नदी दोनों दिखाई पड़े। पेड़ से उतरकर पैदल ही वो उसी दिशा में चल पड़े। घोड़े की रस्सी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। दोनों पैदल ही चलकर उस नदी के किनारे पहुंच गए, जो गांव के बिल्कुल करीब थी। नदी काफी चौड़ी और गहरी प्रतीत हो रही थी।
विक्रमादित्य ने सबसे पहले घोड़े को भरपेट जल पिलाया और फिर खुद जल पिया। फिर घोड़े को नदी के किनारे चरने को छोड़ दिया और खुद पास में ही पड़े एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे। 2 घड़ी आराम करने उपरांत वो उठकर बैठ गए। देखा घोड़ा अभी मस्त होकर घास चर रहा था। फिर उन्होंने सूरज की ओर देखा तो वह अब अस्तांचल हो चुका था। सूरज डूबे इससे पहले मुझे इस गांव में पहुंचकर अपने लिए कोई सराय तलाश कर लेनी चाहिए। वो घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वो ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां नदी कम गहरी हो ताकि वो उसे पार कर सकें। आखिर थोड़ी देर की तलाश के उपरांत नदी में ऐसी जगह दिखाई पड़ गई जहां जल का स्तर काफी कम लग रहा था। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर घोड़े को उसी जगह नदी में उतार दिया। उनका अंदाजा सही निकला। वो आराम से नदी पार कर गई। नदी पार करके वो गांव में प्रवेश कर गए। शाम होने के कारण गांव में ज्यादा हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका, यहाँ रात में रुकने के लिए क्या कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूँ, बस रात भर रुकूंगा और फिर सुबह वापस चला जाऊंगा। इस गांव में एक सराय है पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। उसने वृद्ध विक्रमादित्य को बताया, काका, आप कोई और जगह बताओ, मुझे तो बस रात भर रुकना है। विक्रमादित्य के अनुरोध करते हुए वृद्ध कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने विक्रमादित्य से कहा, प्रबंध तो हो जाएगा बेटे, पर मुझे उनसे बात करनी होगी। चलो तुम मेरे साथ, कोशिश करके देखते हैं। वह विक्रमादित्य को लेकर एक मकान पर पहुंचा जहां एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी अपने नाती को कोई कहानी सुना रही थी। वृद्धा को नमस्कार करके पूछा कि क्या वह एक मुसाफिर को रात भर रहने का आसरा दे सकती है। बुढ़िया ने विक्रमादित्य को देखते हुए पूछा, कौन वह है? वृद्ध ने विक्रमादित्य की ओर इशारा कर दिया, बोला, यही है, बस रात भर रहेगा, सुबह यह अपने रास्ते चला जाएगा। बुढ़िया थोड़ा लालची प्रवृत्ति की थी, इसलिए बोली, कितना भाड़ा दे सकता है? यह विक्रमादित्य ने आदर से कहा, माँ, आप जितना कहेंगी मैं उतना दूंगा, बस रात भर रहने दो। ठीक है, तो रात भर रहने का 1 आना लूंगी। सोच लो, क्या तुम ज्यादा नहीं मांग रही हो? बहन, उस वृद्ध ने उस वृद्धा से कहा, मुझे मंजूर है बाबा, मैं इन्हें 1 आना दे दूंगा। विक्रमादित्य ने उस वृद्ध काका से कहा, लेकिन यह सही नहीं है बेटे। वृद्ध ने पुनः अपनी बात दोहरा दी, कोई बात नहीं काका, इन्हें भी पैसे की जरूरत है, इसलिए कोई ज्यादा नहीं है। ठीक बात कह रहे हो बेटे, उस वृद्ध ने विक्रमादित्य की बात को समझते हुए कहा। उसी समय विक्रमादित्य ने 1 आना निकालकर उस वृद्धा की हथेली पर रख दिया। पैसा मिलते ही वृद्धा बहुत खुश हो गई। बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे सोने का प्रबंध कर देती हूँ। वह एक कमरे में लेकर विक्रमादित्य को गई। वहाँ एक चारपाई बिछी पड़ी थी। बोली, यह तुम्हारे सोने के लिए है। विक्रमादित्य आराम से उस बिस्तर पर जाकर लेट गई। जब वृद्धा जाने लगी तो रुककर विक्रम से बोली, देखो युवक, तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार के दिखाई पड़ते हो। यहाँ तुम्हारे मुताबिक सुविधाएं मिलना मुश्किल है, पर रात गुजारने भर का प्रयास मैं कर सकती हूँ। तुम थोड़ा और प्रतीक्षा कर लो। हमारे घर में जो भी व्यंजन बना होगा वह मैं शीघ्र तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। विक्रमादित्य उस वृद्धा की स्पष्टवादिता से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, माई, मुझे बहुत ही तीव्र भूख लगी हुई है, अतः जो भी जितना भी सही रहेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है पुत्र, जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए भी शीघ्र ही कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास करती हूँ।
फिर वह जल्दी से वहाँ से चली गई। मुश्किल से कुछ समय बाद वह फिर आई। इस बार उसके साथ उसका 9-10 साल का नाती था। दोनों ने अपने हाथ में पर्याप्त भोजन, शामगरी और जल से भरी बाल्टी ले रखी थी। केले के पत्तों पर उसने भोजन परोस दिया। दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो उनके पास मौजूद था वह लाकर विक्रमादित्य के सामने परोस दिया। भूख तीव्र होने के कारण विक्रम ने भी शीघ्रता का परिचय दिया। जल्दी से भोजन समाप्त करने के उपरांत विक्रम ने उस वृद्धा को धन्यवाद कहा। बुढ़िया ने सारे बर्तन समेटे और फिर वहाँ से चली गई। खाना खाते ही विक्रम को गहरी नींद ने आ दबोचा। रात को 12 बजे अचानक विक्रम को एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर उनकी आँख खुल गई और स्त्री करुण आवाज़ में विलाप कर रही थी। विक्रमादित्य जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। वह आवाज़ का पीछा करते हुए ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उन्होंने भीतर झांक कर देखा। अंदर एक युवा औरत और एक वृद्धा आपस में बात करते हुए रो रहे थे। राजा से रहा नहीं गया, वो भीतर उनके करीब चले गए। राजा को देखते ही दोनों स्त्रियां खड़ी हो गई। युवा स्त्री ने राजा के सामने एक लंबा घूंघट निकाल लिया। विक्रम ने वृद्धा को पहचान लिया। यह वही वृद्धा थी जिसने उन्हें भोजन कराया था। विक्रम ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा है तुम्हारी जिसके कारण तुम इतनी रात में कुरुंदन कर रही हो। भैया, आप मुसाफिर हैं, जाकर आराम करें। यह हमारा निजी मामला है, इसलिए आप जानकर क्या करेंगे। वृद्धा ने कहा, देखो अम्मा, आपकी बात सही है कि मैं मुसाफिर हूँ, पर हूँ तो एक आदमी ही ना। मैं आपकी पीड़ा से अछूता नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपनी तकलीफ से वाकिफ कराएं। हो सकता है कि मैं आपकी समस्या का कोई समाधान निकालने में कामयाब हो जाऊं। वृद्धा ने सोचा कि जब यह युवक हमारे साथ इतनी आत्मीयता जता रहा है तो क्यों न हम इसे अपनी समस्या से अवगत करा दें। बुढ़िया ने पास रखी चारपाई पर विक्रम को बैठने को कहा। फिर बोली, बेटा, तुम्हारे जितनी उम्र का हमारा लड़का स्वर्ण नगरी राज्य में कमाने के लिए गया था। आज 2 वर्ष हो गए, पर वह वापस लौट कर नहीं आया। हम दोनों उसी को याद करके दुखी होते हैं। विक्रम को उनकी तकलीफ काफ़ी लगी। बोले, अम्मा, तू चिंता मत कर, मैं कल यहाँ से उसी परदेश को जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर तुम्हारे लड़के की तलाश करूँगा। जैसे ही वह मिल जाएगा मैं उसे वापस भेज दूँगा। विक्रम का आश्वासन वृद्धा को बहुत खुश हो गई। उसने विक्रम को हजारों आशीष से नवाज दिया। उसके आशीर्वाद से विक्रम भाव विभोर हो उठे। सुबह विक्रम जब रवाना होने लगे तो वृद्धा ने जबरदस्ती राह के लिए भोजन बांध कर दे दिया। विक्रम उसके इस प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर पैरों को स्पर्श करके आगे के लिए रवाना हो गए। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।